औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यू का प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं सी प्लस प्लस में। इससे पिछली वीडियो में मैंने स्टैक का बताया था कि हम स्टैक का प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यू का प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी लिखते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे फिर लिखूँगा इंट मेन नहीं लिखूँगा, बल्कि हम पहले कुछ फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और उन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम मेन फंक्शंस में कॉल करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने से पहले मैं कुछ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ। इसमें जो क्यू का प्रोग्राम है, इसमें मुझे एरे की ज़रूरत पड़ेगी। एरे की नीड क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैं क्यू में जो एलिमेंट्स हैं जो मैं इंसर्ट करूँगा, वो एलिमेंट्स को विज़िट कराने के लिए, उन तमाम एलिमेंट्स को प्रोग्राम के रन टाइम पे प्रिंट कराने के लिए मुझे एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ एरे लेता हूँ क्यू के नाम से, और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट में साइज़ लिखता हूँ इस एरे का 100, और यहाँ पे मैं फिर इज इक्वल टू डाल के। और एक और चीज़ फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बताता चला चाहूँ कि ये क्यू का प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह बनेगा जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में स्टैक का प्रोग्राम बनाया है। तो डिफरेंस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूँगा n इज इक्वल टू 100, यानी कि जो उसका साइज़ है एरे का, उसको मैंने n वेरिएबल में स्टोर करा दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो है वो एक और वेरिएबल लूँगा, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यू में दो चीज़ें होती है, एक फ्रंट होता है, एक रेयर होता है। क्योंकि क्यू जो है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि क्यू की डेफिनेशन होती है प्रोवाइड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस। प्रोवाइड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस यानी कि पहले आओ पहले पाओ। इसमें ये होता है कि जो एलिमेंट पहले आता है वही एलिमेंट पहले ही जो एलिमेंट पहले क्यू में आता है वही एलिमेंट जो है वो पहले रिमूव होता है, और जो एलिमेंट सेकंड नंबर पे आता है वो सेकंड नंबर पे ही रिमूव होता है। तो ये क्यू का क्या है? ये क्यू में होता है। ये क्यू में इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन होती है, यानी कि जो एलिमेंट पहले आया वो पहले इंसर्ट होगा, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वो पहले ही डिलीट होगा, और जो एलिमेंट सेकंड नंबर पे इंसर्ट होगा वो सेकंड नंबर पे डिलीट होगा। ठीक है, आगे चल के आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं फ्रंट जो है उसको भी मैं -1 यानी कि जो है मैं उसको -1 के इक्वल करता हूँ, और इसके बाद रेयर जो है रेयर को भी मैं -1 के इक्वल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता चला जाऊँ कि फ्रंट होता क्या है। फ्रंट मीन होता है कि हमने कहाँ से क्यू के किस जंक से हमने वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट की है। क्यू के जिस जंक से हमने वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट की है उस जंक को हम कहेंगे फ्रंट, और क्यू के किस जंक तक हमने वैल्यू इंसर्ट कर ली है उस जंक को हम कहेंगे रेयर। यानी किस जंक तक हमने क्यू के किस जंक तक हमने वैल्यू इंसर्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो उस जंक तक, जिस जंक तक हम वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं उस जंक को हम कहेंगे रेयर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं फ्रेंड इसके बाद एक फंक्शन बनाऊँगा वाइड के नाम से, और वहाँ पे कली वाइड फंक्शन, और इस फंक्शन का यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। वाइड मैंने यूज़ किया कीवर्ड है जिसमें जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए होता। और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं रख दूँगा इंसर्ट रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या करना है कि सिंपल मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा, और
बल्कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। ये एक मैंने फंक्शन बनाया है और कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड मैंने करना क्या है कि मैं जो है एक वेरिएबल जो VAL के नाम से उसको मैं डिक्लेयर कराऊंगा। इस वेरिएबल में मेरे वो वैल्यू स्टोर होगी जो वैल्यू यूज़र जो है प्रोग्राम के रन टाइम पे इंसर्ट कराएगा। क्यू में जो वैल्यू यूज़र क्यू में जो वैल्यू इंसर्ट कराएगा प्रोग्राम के रन टाइम पे, वो वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, वो वैल्यू यहाँ पे जो है वो इस VAL वेरिएबल में स्टोर्ड होगी। इसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं ये करूँगा कि मैं एक कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन में क्या लिखूँगा कि मैं पहले चेक करूँगा कि क्या मेरा जो क्यू है वो ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, यानी कि जो मेरा क्यू है उसमें उसके सारे जो जंक्स है वो फुल तो नहीं हुए, उसके सारे जंक्स में वैल्यूज़ पहले से मौजूद तो नहीं है। ठीक है, ये मैं चेक करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड, मैं एक कंडीशन लिखूँगा। मैं लिखूँगा अगर इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन की हुई है, मैं लिखूँगा फ्रंट, बल्कि यहाँ फ्रेंड मैं लिखूँगा रेयर। अगर रेयर जो रेयर है वो ग्रेटर देन हो गया, किससे ग्रेटर देन हो गया फ्रेंड, n-1 से ग्रेटर देन या इक्वल है n-1 के। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखना। इसका क्या मतलब है, अगर रेयर जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है n-1 के, यानी कि n हमारे पास क्या है 100 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अगर रेयर इज इक्वल टू ग्रेटर है और इक्वल टू n-1 के। इसका मतलब फ्रेंड यहाँ पे ये है कि मैंने बताया था कि रेयर क्या होता है, रेयर वो होता है जहाँ तक वो लास्ट जंक होता है जिस जंक पे वैल्यू हमने स्टोर कराई होती है। यानी कि रेयर का मतलब है हमने कहाँ तक वैल्यूज़ को, किस जंक तक हमने वैल्यू को स्टोर कराया है। तो अगर वैल्यूज़ आपकी उस जंक तक स्टोर्ड है जो n-1 पोजीशन पे है, यानी कि जिसकी पोजीशन है 99, क्योंकि n किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो n अगर बैक साइड मूव करेगा तो वो 99 पे आ जाएगा और वो क्या होगा n-1 होगा। तो n-1 पोजीशन पे जो है, यानी कि 99 पोजीशन पे आपका रेयर मगर मौजूद है, या 99 पोजीशन से ग्रेटर 100 पोजीशन पे आपका अगर रेयर मौजूद है, तो इसका मतलब कि वो जंक क्या है, अंडरफ्लो कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यानी कि अगर हमारा रेयर 99 नंबर पर मौजूद इंडेक्स पे मौजूद है, यानी कि हमारा जंक 99 पोजीशन पे जो जंक है उस पे, यानी कि हमारा जो रेयर है वो 99 पोजीशन वाले जंक पे मौजूद है, तो इसका मतलब फिर हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि उस सारे जंक फिल हो चुके हैं, 99 तक जंक फिल हो चुके हैं, 99 पोजीशन तक जंक फिल हो चुके हैं। अब आगे एक 100 जंग रह गया, तो इसलिए हम अब मज़ीद वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। हम लिखेंगे कि जो है क्यू जो है ओवरफ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे सी आउट लिख के कर्ली ब्रेस डबल लेसन साइन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एक स्टेटमेंट लिखूँगा कि क्यू इज़ ओवरफ्लो। क्यू क्या है, ओवरफ्लो है। और यहाँ पे क्या होगा कि एंड स्मॉल एल लिख दूँगा और सेमीकोलन डाल दूँगा। इसका फ्रेंड करना क्या है कि मैं जो है वो एल्स यूज़ करूँगा। एल्स पे लिखूँगा कि अगर रेयर जो है, यानी कि रेयर n-1 के इक्वल नहीं है, तो अगर नहीं है, यानी कि
हमारा क्यू ओवरफ्लो नहीं कर रहा, तो फिर क्या करो, यहाँ पे एक कंडीशन लिखो। फिर आप ये चेक करोगे, एक तो आपने चेक कर लिया कि भाई क्यू, अगर क्यू ओवरफ्लो नहीं कर रहा, भाई ये हमें मुतमईन होगा कि हमारा क्यू जंक से वो फिल नहीं है, वैल्यू से फिल नहीं है, एम्प्टी है। तो फिर आप क्या करो कि आप ये चेक करो कि जो आपके क्यू में जो करंट है क्या वो -1 पे मौजूद है या नहीं है। अगर वो करंट आपका 0 पे मौजूद होगा तो इसका मतलब ज़ीरो पोजीशन पे जो जंक है उस पर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका करंट -1 पे मौजूद है या नहीं है, -1 पोजीशन में मौजूद है या नहीं। एक तो आपने क्या चेक करना है क्यू में कि आपका रेयर कहीं n-1 पोजीशन पे तो नहीं मौजूद। आप जब ये चेक कर लिया कि नहीं वो n-1 पोजीशन पे नहीं मौजूद है, तो फिर आपने ये चेक करना है कि आपका जो करंट है क्या वो -1 पोजीशन में मौजूद है। अगर मौजूद है तो सही है, अगर नहीं मौजूद तो फिर क्या करें, फिर ये एल्स की स्टेटमेंट ही ना चलाएं। तो क्या मैं लिखूँगा कि अगर आपका क्यू का करंट इक्वल टू है -1 के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप क्या करें, आप सिंपल जो है एक आपने यू वैल्यू इंसर्ट करानी है ना, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले फ्रंट अगर माइनस तो फ्रंट को आगे ले आए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमें पता चल गई कि भाई फ्रंट -1 पे ही है, तो फिर अगर ये सेटिस्फाई होती है तो आप क्या करें, फ्रंट को 0 पे लाएं। फ्रंट को 0 पे लाने के बाद आप क्या करें, आप जो है जो वेरिएबल आपने लिया है VAL, इस पे आप क्या करें, वैल्यू स्टोर कराएं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले सी आउट एक स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना कि इंटर दैट एलिमेंट दैट यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, फिर लेस देन साइन ओपन करके एंड स्मॉल एल। यूज़र को मैसेज हमने दे दिया कि आप वो वैल्यू इंटर करें, यूज़र इंटर करेगा और वो वैल्यू किस में आएगी, वो VAL वेरिएबल में स्टोर होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं Cin यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए C++ में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यूज़र से वैल्यू लेनी है तो उसके लिए किस वेरिएबल में स्टोर होगी, VAL, ठीक है। तो VAL मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मैं सी आउट करके एंड स्मॉल एल भी यूज़ कर लेता हूँ, एंड स्मॉल एल, ताकि मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाए। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड एक और चीज़ हमने करनी है, क्या करेंगे, अब हमारा रेयर किस पे था, -1 पे मौजूद था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे रेयर जो है हमारा -1 पे मौजूद है। अब रेयर को भी हमने लाना है, ठीक है। तो रेयर को हम -1 से 0 पे लाएंगे, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट कराई यूज़र से, एक ही वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहा है कि यूज़र एक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं क्यू का, इसमें हम एक ही वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे यूज़र से, और एक ही वैल्यू को यूज़र से रिमूव कराएंगे, और एक ही वैल्यू को यूज़र से डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ सिंगल वैल्यू का इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्लेइंग हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक सिंगल वैल्यू है। तो फिर अगर ये सिंगल वैल्यू है तो इसलिए हम सिंगल वैल्यू के लिए मोर देन वन वैल्यूज़ के लिए नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं रेयर जो है इसलिए जबकि सिंगल वैल्यू के लिए है इंसर्शन, तो हमारा जो फ्रंट होगा वही रेयर होगा, क्योंकि फ्रंट क्या है कि कहाँ से वैल्यू इंसर्ट होना शुरू हुई है, किस जंक से वैल्यू इंसर्ट होना शुरू हुई है। तो यहाँ पे हम 0 जंक से वैल्यू इंसर्ट कराना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा फ्रंट क्या होगा, 0 होगा, 0 पोजीशन पे मौजूद जंक होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमारा रेयर क्या होगा, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट कराई है, तो हमारा रेयर भी वही होगा जो हमारा फ्रंट होगा। यानी कि हमारा रेयर भी, क्योंकि रेयर हमने क्या पढ़ा था, रेयर हमने पढ़ा था कि
कहाँ तक वैल्यू हमारी इंसर्ट हो सकती है, कि कहाँ तक हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है, किस जंग तक हम वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं। जिस जंग तक हम वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं उस जंग को हम क्या कहेंगे, रेयर कहेंगे। तो हम 0 जंग तक वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं तो रेयर भी 0 पोजीशन में मौजूद जंग होगा और फ्रंट भी 0 पोजीशन में मौजूद जंग होगा। इसलिए अभी रेयर हमारे पास इक्वल टू -1 है। यहाँ पे देखें, उसको मैं 0 पोजीशन पे लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेयर प्लस प्लस, रेयर को प्लस प्लस करो, ठीक है। देखो क्या करो, प्लस प्लस करो। उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो Q है ना, क्योंकि वो जो वैल्यू जो हमने VL वेरिएबल में स्टोर कराई है वो Q में पुट कर दो, Q के जग में पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा रेयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो रेयर ही होगी हमारी, फ्रंट भी होगी। वो जंग जो 0 पोजीशन में मौजूद जंग है वो रेयर भी होगा, फ्रंट भी होगा, क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। उस पर पुट कर दो, क्या पुट कर दो, VAL, वो वेरिएबल जिसपे आपने वैल्यू स्टोर कराई है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब फ्रेंड हमने करना क्या, ये हमने पूरा एक बना दिया, किसके लिए, इंसर्शन के लिए। इंसर्शन के लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इंटर प्रेस किया और अब हम डिलीशन के लिए बनाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि क्यू में 3 ऑपरेशंस होते हैं। जिस तरह स्टैक में 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है स्टैक, कौन कौन से स्टैक 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक पुश, एक पुश, एक पॉप और एक पीक। पुश का मतलब टू इंसर्ट वैल्यू, पॉप का मतलब टू रिमूव वैल्यू, टू डिलीट वैल्यू, टू रिमूव वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, और डिस्प्ले या पीक का मतलब होता है डिस्प्ले, वैल्यू को डिस्प्ले कराना, ठीक है। मेरे वैल्यू जो स्टैक में मौजूद वैल्यूज है उनको विजिट करना। तीसरा ऑपरेशन ये होता है इसका कि ये उन तमाम वैल्यूज़ को हम विजिट करते हैं जो स्टैक में मौजूद, तो उसके लिए हम डिस्प्ले वर्ड यूज़ किया। और इसका भी क्यू का भी ऑपरेशन यही होते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला क्या होता है कि वैल्यू को इंसर्ट कराना, दूसरा वैल्यू को रिमूव कराना, और तीसरा वैल्यू को देखना कि जितनी वैल्यूज़ मौजूद है उनको विजिट करना, ठीक है, डिस्प्ले। तो पहला तो हमने बना दिया इंसर्ट वाला, दूसरा मैं बनाऊंगा डिलीट वाला। तो उसके लिए मैं इन क्यू ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन क्यू होता है, डी क्यू होता है। इन क्यू मतलब इंसर्ट वैल्यू इन क्यू, एंड डी क्यू मतलब रिमूव वैल्यू फ्रॉम क्यू। तो यहाँ पे इन क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और ये मैंने इन क्यू के लिए फंक्शन बना रहा हूँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। और यहाँ पे मैं जो है हमने वैल्यू से पहले वैल्यू इन क्यू कराने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू हमारा एम्प्टी होगा तो फिर हम किस तरीके से जो है कोई वैल्यू, अगर वैल्यू होगी तो, अगर वैल्यू ही नहीं होगी क्यू में तो वो कहाँ से रिमूव होगी। तो वैल्यू हम देखेंगे हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि आप जो है लिखोगे इफ़ की कंडीशन लगाओगे। अगर इफ़ हमारा फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा।
सॉरी लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ये लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आप की एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। सेम कंडीशंस में रिज़ल्ट वही आएगा लेकिन डिफरेंट कंडीशन में रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ये लिख दी, अब दूसरी कंडीशन लिखने जा रहा हूँ और वो मैं लिखता हूँ कि अगर फ्रंट जो है बल्कि हाँ ग्रेटर देन है या इक्वल टू है रियर के। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फ्रंट इक्वल टू -1। क्यों फॉल्स हो जाएगी? कि फ्रंट -1 पे मौजूद नहीं है। अगर फ्रंट -1 पे मौजूद है तो इसका मतलब फिर हम जो है कोई भी वैल्यू जो है वो रिमूव नहीं करा सकते। कोई भी वैल्यू हम रिमूव इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि हमारा क्यू ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब क्यू में कोई वैल्यू ही नहीं है तो रिमूव कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो फ्रंट -1 ये कंडीशन फॉल्स है। फ्रंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रियर, इसमें से एक कंडीशन ट्रू है कि फ्रंट इक्वल टू रियर है, क्योंकि हमने ऊपर जब वैल्यू स्टोर कराई है, जो इंसर्ट कराई है हमने यहाँ पे इंसर्ट वाले फंक्शन में जो हमने वैल्यू इंसर्ट कराई है उस पर हमने एल्स वाले पार्ट में, यानी कि हमने एल्स वाले पार्ट में हमने फ्रंट और रियर को इक्वल कर दिया है। यानी कि जहाँ जिस जंग से वैल्यू इंसर्ट होना शुरू हुई है उसी जंग तक वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो फ्रंट और रियर इक्वल है, यानी कि किस पोजीशन में मौजूद है? एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कि फ्रंट और रियर इक्वल है, क्योंकि हम इक्वल कर चुके हैं इंसर्ट वाले फंक्शन में, यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। इंसर्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन में इक्वल कर चुके हैं तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप क्या लिखो? बल्कि नहीं, इसमें थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जो काम किया ना इंसर्ट फंक्शन पे, जो हमने काम किया है, सॉरी जो मैं पहले बोला था वो गलत बोला था। फ्रंट इक्वल टू रियर हमने किया है इंसर्ट फंक्शन में, लेकिन वो यूज़ नहीं होगा इधर नहीं यूज़ होगा इन क्यू फंक्शन में, क्योंकि हम ये अलग फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ यूज़ नहीं होगा। यहाँ फ्रंट वही रहेगा जो हमने इसमें -1 रखा था। यहाँ फ्रंट वही रहेगा और रियर भी वही रहेगा जो हमने -1 रखा था। ठीक है। तो हर फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट नहीं करता, क्योंकि हमने उसका कोई रिलेशन नहीं कायम किया। एक यूज़र डिफाइन फंक्शन में जो हमने काम की ज़रूरत नहीं है वही सेम काम जो है दूसरे यूज़र डिफाइन फंक्शन में चलता वो आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ अलग काम होगा। ठीक है। तो आप इस इनक्यू के फंक्शन को यूज़र डिफाइन फंक्शन को इंसर्ट यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेट मत करें। ठीक है। रिलेट मत करें। इस इनक्यू के यूज़र डिफाइन फंक्शन को इंसर्ट के यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेट मत करें। ठीक है। ये अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट हमारे पास -1 के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन के फ्रंट ग्रेटर देन या इक्वल टू रियर है, ना तो फ्रंट ग्रेटर देन रियर है ना तो फ्रंट फ्रंट रियर के इक्वल है। रियर के इक्वल है। रियर के फ्रंट क्यों इक्वल है? क्योंकि फ्रंट भी -1 के इक्वल है और रियर भी -1 के इक्वल है, दोनों एक पोजीशन पे, तो इसलिए फ्रंट जो है वो रियर के इक्वल है। तो यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट आपका ट्रू ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है। तो यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू, क्योंकि फ्रंट भी किसके इक्वल हमने रखा था? -1, और रियर भी किसके इक्वल रखा था? -1। यहाँ देखिए फ्रंट भी हमने -1 के ऊपर रखा था और रियर भी हमने -1 के ऊपर रखा था। तो दोनों -1 के थे, तो इसका मतलब फ्रंट इक्वल टू रियर हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी कंडीशन ट्रू है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड? यहाँ पे फंक्शन बनाना है और वो फंक्शन क्या होगा कि उसमें हम ये करेंगे कि हम जो है लिखेंगे अगर ऐसा है
अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये ट्रू हो जाती है या इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, जो लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ किया है, तो अगर ऐसा है तो आप क्या करें, आप जो है प्रिंट कराएं, सी आउट प्रिंट कराएं कि आपका जो वो है वो एम्प्टी है। अंडर फ्लो मीन्स क्यू इज़ एम्प्टी, तो आप लिखें क्यू इज़ एम्प्टी। ज़ाहिर सी बात है फ्रंट -1 के इक्वल है और फ्रंट और रियर -1 के इक्वल है, तो इसका यही मतलब है कि वो -1 तो पोजीशन नहीं है क्यू में, 0 तक पोजीशन है, -1 पोजीशन ये शो कर रही है कि ये एम्प्टी, इसमें कोई वैल्यू नहीं, तो आप लिख दें क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको एंड स्मॉल एल लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इंटर प्रेस करिए, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ और लिखूँगा, और ये वो क्या लिखना है मैंने कि यहाँ पे मैं एल्स चूज़ करूँगा, और एल्स में यूज़ करूँगा कि अगर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो आप क्या करो, एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करो, वो वैल्यू प्रिंट करा दो जो आपने पुट की है, वो वैल्यू पुट करा दो जो मौजूद है, और वो वैल्यू रिमूव कर दो जो मौजूद है क्यू में। तो हम क्या करेंगे, हमने क्यू में वैल्यू यहाँ डाल चुके हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू एरे में वैल्यू हम डाल चुके हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो हमने इंसर्ट फंक्शन में जो काम किया उसमें हम क्यू में वैल्यू डाल चुके हैं। तो हम ये क्या करेंगे, ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, the delete value is, इसमें इसी आर यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस एक ही वैल्यू है, तो द डिलीट वैल्यू इस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो लिखूँगा क्यू एरे कॉल करूँगा, क्यू एरे की वैल्यू को डिलीट कराना है जो भी मौजूद है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा एंड रियर। अच्छा, रियर में यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नहीं, यहाँ मैं फ्रंट लिखूँगा। हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू रिमूव होती है ना क्यू में, वो फ्रंट से होती है, और जो ऐड होती है वो रियर से होती है। रिमूव फ्रंट से होती है, ऐड रियर से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट लिखूँगा, ठीक है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस। पहले आया पहले पाया, पहले आया पहले चला गया, उसका काम पहले हो गया क्योंकि वो पहले आया। अच्छा, इसके बाद एंड स्मॉल है, और इसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे फ्रंट की जो वैल्यू रिमूव हो जाएगी उसके बाद हम फ्रंट को बोलते हैं कि वो अगले जंक पे चला जाए। अपनी जिस जंक पे मौजूद था वो जंक की वैल्यू रिमूव हो गई, अब वो नेक्स्ट जंक पे जंप बट प्लस। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जब हमने क्यू एरे को कॉल किया और इसको कॉल किया, तो ये यहाँ पे जो फ्रंट था वो किस पोजीशन में मौजूद था, 0 पोजीशन में मौजूद था, और उसमें वैल्यू वो 0 पोजीशन पे आ गया था और उसमें कोई वैल्यू थी, ठीक है। वो कैसे उसमें कोई वैल्यू थी और कैसे 0 पोजीशन पे आया, वो सारा काम मैंने इस इंसर्ट फंक्शन में किया, जिसमें हमने फ्रंट को 0 पोजीशन पे भी लाए, -1 पे था फ्रंट इक्वल टू -1 था, फ्रंट इक्वल टू -1 से फ्रंट को 0 पोजीशन पे भी लाए, और फ्रंट में हमने वैल्यू भी यूज़र से डलवा दी, यानी वो सारा काम कर ले जिससे यूज़र वैल्यू जो है वो फ्रंट में डाल देगा। तो इस फंक्शन में हमने दोनों काम किए। तो जो आपको वैल्यू मिल रही है क्यू में रिमूव करने के लिए, वो वैल्यू हम इंसर्ट यूज़र
ये जो हमने इंसर्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया इसमें हम वो वैल्यू इंस्टोर करा चुके हैं, ठीक है ना। इस वजह से आपको वो रिमूव होती ही मिल रही है, वरना आपको रिमूव नहीं मिलती, रिमूव नहीं होती, ठीक। कोई वैल्यू आपको रिमूव होती हुई नहीं मिलती। वही वैल्यू, एक वैल्यू हमने डाली, वही एक वैल्यू को हमने रिमूव कराया इधर इन क्यू में, इन क्यू। तो इंसर्ट पे हमने वैल्यू इंसर्ट कराई क्यू में। यहाँ पे ये जो इंसर्ट फंक्शन आप देख रहे हैं, इसने हमने वैल्यू इन क्यू में इंसर्ट कराई, और इन क्यू में हमने क्या किया, उसको रिमूव कर, उसी वैल्यू को रिमूव करा दिया, ठीक है। तो इसलिए वो वैल्यू जब हमने इंसर्ट कराई तो वो वैल्यू किस में आ गई थी, इसमें आ गई थी फ्रेंड, क्यू रेयर। ये जो वैल्यू, ये जो VAL है वेरिएबल, इसमें हमने वो वैल्यू इंसर्ट कराई जो यूज़र ने पुट की थी प्रोग्राम के रन टाइम पे, वो वैल्यू हमने इसमें स्टोर करा दी। इसमें स्टोर कराने के बाद हमने क्यू एरे में इंसर्ट करा दी। ये देखिए यहाँ से ये वैल्यू ये किस में इंसर्ट हो गई, क्यू एरे में इंसर्ट हो गई। फिर हमने उस क्यू एरे को यहाँ पे कॉल कर लिया, सिंपल कॉल करके हमने बता दिया कि ये हमने रिमूव किए वैल्यू, ठीक है। कॉल किया और ये बता दें कि रिमूव किए। तो जब रिमूव हो जाएगी, कॉल किया तो वो डिस्प्ले हो जाएगी कि यूज़र को पता है कि ये वैल्यू आपने आपकी क्यू से रिमूव हुई है, और जो फ्रंट आगे मूव कर जाएगा, तो वैल्यू पीछे से रिमूव हो जाएगी। फिर फ्रेंड यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि डिस्प्ले का होगा। डिस्प्ले में हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस कराता हूँ, हम उस वैल्यू को विजिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ये वैल्यू कैसे रिमूव हो गई, हमने तो कोई मेथड लगाया नहीं। देखिए वो वैल्यू रिमूव इस तरीके से हुई कि हमने जो है फ्रंट प्लस प्लस कर लिया। फ्रंट जब आगे चला गया, इसका मतलब कि अब कि फ्रंट क्या है, फ्रंट हमने पढ़ा है कि वो जंक है जहाँ से वैल्यू इंसर्ट होना शुरू हुई है, तो वो जंक है। अब फ्रंट आगे चला गया, इसका मतलब जो वो पिछला जंक था उसमें वो वैल्यू निकल चुकी है, वो वैल्यू फ्रंट निकल गई, और फ्रंट को आगे जाना पड़ा, यानी फ्रंट को फिर फ्रंट का फिर जो वो जो प्रीवियस जंक था जिसमें फ्रंट मौजूद था, जिसमें से वैल्यू रिमूव हुई है, उसके फ्रंट प्लस प्लस का मतलब ये है कि फ्रंट जो है जो प्रीवियस जंक में फ्रंट जो मौजूद था उसने अपनी वैल्यू को रिमूव किया प्रीवियस जंक की, और नेक्स्ट जंक पे चला गया, नेक्स्ट जंक पे जंप कर दिया। तो फ्रंट प्लस प्लस का मतलब ये, इस फ्रंट प्लस प्लस का मतलब ये कि फ्रंट जिस जंक में मौजूद था उस जंक में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को उसने रिमूव कर दिया, और वो नेक्स्ट जंक पे चला गया, और अब नेक्स्ट जंक जो उसका होगा वही वही फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। तो पिछले जंक में वैल्यू नहीं थी, तो ये फ्रंट प्लस प्लस से हुआ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम वाइड डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले में हम एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ़, इसमें हम चेक, अच्छा डिस्प्ले में भी हम चेक करेंगे कि एम्पटी तो नहीं है। अगर एम्पटी हुआ तो हम कहाँ से जो है वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। एम्पटी हुआ तो वैल्यू कैसे डिस्प्ले करा सकते, नहीं करा सकते ना। अगर एम्पटी नहीं होता तो हम वैल्यू डिस्प्ले कर, अब क्यू में वैल्यू होंगी तो वो डिस्प्ले होंगी ना, क्यू में अगर वैल्यू नहीं है तो डिस्प्ले कहाँ से होगी, ये भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे हम देखें क्यू में वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, फ्रंट इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब होगा कि फ्रंट जो है वो -1 पोजीशन पे, यानी कि -1 पोजीशन क्यू में होती नहीं है, 0 से पोजीशन स्टार्ट होती है, तो मतलब -1 पोजीशन पे है का मतलब एम्पटी है। अगर ऐसा है तो आप क्या करें, आप लिखते हैं क्यू इज एम्पटी, एम्पटी लिख के आप यहाँ पे एंड स्मॉल एल करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो आप लिखें एल्स लिख के इंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे कली प्रेस ओपन करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँगा। अगर मेरा एम्पटी नहीं है, अगर मेरा जो है वो एम्पटी नहीं है,
क्यू, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा कि उन एलिमेंट्स के मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि द एलिमेंट्स ऑफ क्यू आर, या द एलिमेंट्स ऑफ क्यू इस, द एलिमेंट ऑफ क्यू इस क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि हमने एक ही क्यू में जो है वो वैल्यू इंसर्ट कराई है। इंसर्ट जो हमने इंसर्ट यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया उसमें हमने एक ही क्यू में वैल्यू इंसर्ट कराई है, तो वही एक ही वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी, तो इसलिए मैंने इस यूज़ किया, आर यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो बाद \t और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एड स्मॉल लिख दूँगा। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ये करूँगा मैं लूप चलाऊँगा, क्योंकि अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी क्यू में मौजूद है और वो आपने डिस्प्ले करानी है प्रोग्राम आउटपुट पे, तो आप चाहते हो कि यूज़र को डिस्प्ले कराऊं, तो उसके लिए फिर आपको लूप यूज़ करना पड़ता है ना, तो इसलिए यहाँ मैं लूप यूज़ करूँगा। ये बिल्कुल वही ट्रांसवर्सिंग का मेथड है जो हम ट्रांसवर्सिंग करते थे। ट्रांसवर्सिंग मीन्स विजिटिंग द डेटा को विजिट करना, जो वैल्यूज़ हमारी मौजूद है उसको तो ये वही ट्रांसवर्सिंग है। तो मैं फॉर लूप चलाऊँगा और फॉर लूप में क्या लिखूँगा, एक पॉइंटर लूँगा i, उसको इनिशियलाइज़ करूँगा इंट i इक्वल टू, अब यहाँ i इक्वल टू 0 नहीं आएगा, अब यहाँ i इक्वल टू फ्रंट आएगा, क्योंकि कहाँ से चले, जहाँ फ्रंट मौजूद है वहाँ से चले। ठीक है, तो फ्रंट कहाँ मौजूद है, इस टाइम फ्रंट जो है 0 पोजीशन में मौजूद है, यानी कि 0 पोजीशन वाले जंक में मौजूद है, और वहाँ और उस जंक में कोई वैल्यू स्टोर कराई गई यूज़र ने, कोई वैल्यू उसमें स्टोर्ड है। ठीक है, तो फ्रंट से चले और फिर i जो है वो लेस देन या इक्वल टू रेयर की हो जाए। अब i लेस देन इक्वल टू रेयर का मतलब क्या है कि i वहाँ तक चले या जहाँ वो रेयर के इक्वल हो जाए। अब जब i फ्रंट के इक्वल हो गया है तो इसका मतलब i रेयर के इक्वल भी हो गया है, तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि i लेस देन रेयर तो नहीं रहा, अलबत्ता i इक्वल टू रेयर हो गया। ठीक है, तो i किसके इक्वल हो गया, रेयर के इक्वल हो गया। i किसके इक्वल हो गया, रेयर के इक्वल हो गया। ठीक है, i रेयर के इक्वल हो गया। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड हमने क्या करना है, i प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ, i कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ, और फिर करने के बाद और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे सी आउट लिखूँगा, और सी आउट लिखने के बाद लेस देन साइन ओपन करूँगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करके मैं लिखूँगा कि बल्कि यहाँ पे मैं कॉल करूँगा उसको एरे को जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे
फ्रेंड यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था वो मैं थोड़ा गलत बताया। यहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल एक यूज़र डिफाइन फंक्शन दूसरे यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेट करता है। मैंने आपको बताया था कि एक यूज़र डिफाइन फंक्शन दूसरे यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेट नहीं करता, ये गलत है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। ये आप ना समझे कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो ठीक था। डिफरेंट ग्रेटर देन रियल ठीक है। तो ये कंडीशन हमने लगाई है, लेकिन ये कंडीशन हमने अच्छा यहाँ पे ये जो हमने क्यों लगाया, ये और क्यों लगाया, यहाँ पे एक कंडीशन भी बिल्कुल ठीक थी ना, फ्रंट इज इक्वल टू -1 कि फ्रंट अगर -1 के इक्वल है तो क्यू का एम्प्टी कर दो, ये भी कंडीशन ठीक थी ना। लेकिन नहीं, हमने ये कंडीशन के अलावा ये कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि हमने और ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा जो फ्रंट है और हमारा जो रेयर है वो अब 0 पोजीशन पे आ गया, -1 पोजीशन से जंप कर गया है। यहाँ पे हमने फ्रंट को और रेयर को इस इंसर्ट यूज़र डिफाइन फंक्शन में हमने फ्रंट को और रेयर को -1 पोजीशन से 0 पोजीशन पर ले आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई, इस तरह की कंडीशन लगाई कि जिससे वो ये शो करे कि ये एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाई, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स है, फ्रंट -1 के इक्वल नहीं है, अब फ्रंट 0 के इक्वल आ गया है। तो और फ्रंट इक्वल टू रेयर ये सही है क्योंकि रेयर भी फ्रंट के रेयर उसी पोजीशन पे जहाँ फ्रंट मौजूद है, तो ये कुछ सही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो मैंने कहा था कि एक फंक्शन यूज़र डिफाइन फंक्शन दूसरी यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेट नहीं करता, ये गलत है। एक यूज़र डिफाइन फंक्शन दूसरी यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्यू के एरे को कॉल करना है, मैं लिखना है क्यू और कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं उसमें लिखूँगा आई, क्योंकि आपको पता है कि जब लूप में एरे यूज़ करते हो तो उस एरे में जो एरे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वही वैल्यू लिखते हो जो वैल्यू आप फॉर लूप में कंडीशंस के तौर पे या वही वेरिएबल लिखते हो, वही वेरिएबल लिखते हो जो वेरिएबल आप फॉर लूप के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल, यहाँ पे मैं लिखूँगा एड स्मॉल एल। ठीक है, तो ये हमने डिस्प्ले का बना लिया। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। अब फ्रेंड यहाँ पे हम इंट मेन यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा इंट मेन। अब मेन फंक्शन में ये तमाम यूज़र डिफाइन फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने बनाए। तो हमने यूज़र डिफाइन फंक्शन 3 बनाया ना, एक इंसर्ट बनाया, एक हमने जो है वो इनक्यू बनाया। ठीक है, और एक हमने क्या बनाया, डिस्प्ले। बनाया। अब इसको कॉल करते हैं इंट मेन फंक्शन में, MAIN मेन फंक्शन में कॉल किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा CH जिस पे जो है यूज़र अपनी चॉइस को इंटर करेगा। CH जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा, जिस फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए यूज़र को ऑप्शन दूंगा 1 2 3 4। अब अगर यूज़र 1 इंटर करेगा तो वो नंबर किस में स्टोर होगा, CH में स्टोर होगा। अगर 2 इंटर करेगा तो नंबर CH में स्टोर होगा। केवल यहाँ पे मैं लिखूँगा
3-4 स्टेटमेंट है उनको लिखूँगा और वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये पहली वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद और यहाँ पे फिर क्या होगा कि मैं यूज़ करूँगा स्विच यूज़ करके मैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन करूँगा और स्विच में मैं लिखूँगा CH। ठीक है, इसमें स्विच यूज़ करने से पहले मैं यहाँ डू वाइल लूप यूज़ करूँगा ताकि मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा यूज़र जो है क्यू में वैल्यू इंसर्ट या रिमूव या डिलीट करा या डिस्प्ले ऑप्शन को यूज़ करें, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है वो एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर सकें। इसलिए मैं क्योंकि जो 3 ऑप्शन है DQ, InQ और डिस्प्ले, इसको एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर सकें, इसलिए मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि Cout इंटर यूर चॉइस। यूज़र को कहूँगा कि अपनी चॉइस इंटर करो नंबर के फॉर्म। ठीक है, फिर यूज़र इंटर करेगा एड स्मॉल एन, यहाँ पे लिखूँगा CA और यहाँ पे आएगी ग्रेटर देन साइन और यहाँ पे लिखूँगा CH। तो यूज़र से मैंने इसकी चॉइस इंटर करवा ली। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्विच। पहले मैं लिखूँगा दोबारा एंड स्मॉल एन यूज़ करूँगा और इसके बाद यूज़र से मैं इसकी चॉइस यूज़ करूँगा स्विच लिख के, स्विच स्मॉल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैं CH लिखूँगा और यहाँ पे मैं इंटर करके स्विच की करली ब्रेसेस ओपन हो जाएगी। केसेस चलेंगे, केसेस वही है सेम जो हमने पिछली वीडियो पे जो यूज़ किए थे स्टैक के प्रोग्राम में। तो वो केसेस में बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि वहीं से कॉपी कर लेता हूँ और बाद में फिर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो बल्कि मैंने यहाँ पे बनाए भी है, तो सिंपल मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। पहले से मैं बना के रखे हुए, तो कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी और मेरे लिए भी आसानी हो। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, अच्छा जी, कुछ करली प्रेस एक्स्ट्रा भी लग गई है, उनको भी देख लेते हैं। ये करली ब्रेसेस किसकी है? ये करली ब्रेसेस फंक्शन की है। ठीक है, फंक्शन डू और स्विच की भी यहीं आएगी, स्विच की। ठीक है, और उसके बाद अच्छा डू के बाद पहले किसकी आएगी? स्विच की आएगी, फिर डू की आएगी, डू के बाद फंक्शन की आएगी, फंक्शन के बाद अच्छा 2 मिनट। जब स्विच की आई, स्विच के पहले उसके बाद डू की आई, तो डू में जब निकलोगे तो यहाँ वाइल लूप आएगा। उसके बाद डू के बाद आपके पास डायरेक्ट आएगी किसकी? मेन की। तो मेन की आ गई, तो पूरी है।
और यहाँ हमने क्या किया, स्विच पे कैसे चलाएं ये एक बार देख लें। बनाने की ज़रूरत थी, हमने फंक्शन को कॉल किया केस 1, अगर वो केस 1 पुट करता है, अगर हम यूज़र को कहते हैं इंटर यूर चॉइस, जो हमने कहा यूज़र को कि अपनी चॉइस इंटर करो, अगर वो 1 इंटर करता है तो क्या होगा कि हम कोई यूज़र को कहेंगे कि आप कोई वैल्यू इंसर्ट करो जो आप चाहते हो 2 में। 1 में वो वैल्यू इंसर्ट होगी तो हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, जो हमने यूज़र को डिफाइन ऊपर फंक्शन बनाया है उसमें जो काम किया वो सब हमने मेन फंक्शन में कॉल कर लिया। अगर वो 2 इंटर करता है अपनी चॉइस तो हम क्या होगा, वो इन क्यू फंक्शन को हमने कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया है। इन क्यू फंक्शन का क्या मतलब कि वो वैल्यू रिमूव कर सकें, ठीक है। और अगर वो डिस्प्ले के लिए वो अगर 3 इंटर करता है तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो सकेगी, ठीक है। और अगर वो 4 इंटर करता है तो क्या होगा कि ये लूप एग्जिट हो जाएगा, यानी 4 से एग्जिट हो जाएगा। वो अगर वो 4 एग्जिट करना चाहता है, यानी कि वो नहीं कोई काम नहीं करना चाहता उसमें, तो वो 4 से एग्जिट कर देगा, ठीक है। और अगर वो 4 के अलावा 4 नंबर के अलावा कोई और नंबर इंटर करता है जो 4 से 1 2 3 4 नहीं है, इन केसेस से मैच नहीं हो रहा, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 से, अगर वो 5 या 6 या 7 यानी 4 से ग्रेटर देन नंबर इंटर करता है तो आपके पास ये आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, कि आपने चॉइस किया वो इनवैलिड है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमने वाइल यूज़ किया, क्या मतलब कि यहाँ पे कंडीशन ये लूप उस तक चलता रहेगा जब तक आपके CH की वैल्यू 4 तक इंटर होगी, 1 2 3 4। अगर 1 इंटर होगी तब भी चलेगा, 2 इंटर होगी तब भी चलेगा, डू वाइल लूप 3 इंटर होगी तब भी डू वाइल लूप चलेगा, 4 इंटर होगी तब भी डू वाइल लूप चलेगा। लेकिन अगर 5 इंटर हुई तो डू वाइल लूप जो है वो रुक जाएगा। डू वाइल लूप क्या होगा, वो रुक जाएगा। 1 पे चलेगा, 2 में चलेगा, 3 में चलेगा, 4 पे। अगर यूज़र 4 तक चॉइसेस अपनी इंटर करता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 चॉइसेस हैं, ये 4 नंबर, इनमें से कोई भी नंबर इंटर करता तो ये लूप चलेगा। अगर वो 5 इंटर करता है या 4 से ग्रेटर देन कोई भी नंबर इंटर करता तो ये लूप नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है CH इज़ नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि आपको पता है कि लूप 0 से चलता है, तो 0 1 2 3 तक जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 वैल्यू हो जाएगी, 4 टाइम्स चल जाएगा। तो लूप तो है वो 0 से चलता है, तो लूप अगर 0 से चलता है, कोई भी लूप वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 टाइम्स वो चलेगा। यहाँ पे 4 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 4 का मतलब ये कि ये हाँ 4 यहाँ पे 4 वैल्यू है। यहाँ पे ये मतलब है कि जो CH है वो 4 तक इक्वल नहीं जाएगा, 4 के इक्वल तक नहीं जाएगा, 4 से नीचे तक जाएगा, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ठीक है, 4 टाइम चलेगा, 5th टाइम तक नहीं जाएगा। ये 4 का मतलब कि उसका 5th टाइम है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग करो तो 5 टाइम काउंटिंग होती है, लेकिन अगर 0 से लेकर 3 तक काउंटिंग करो तो 4 टाइम काउंटिंग होती है, तो 4 टाइम तक चलेगा। 5th टाइम पे वो नहीं आएगा, 5th टाइम पे अगर यूज़र लेना जाना भी चाहेगा तो वो कर देगा, वो रिमूव कर देगा, ठीक है। 4 टाइम तक वो चलेगा। 5th वाले टाइम पे जब यूज़र कहेगा कि नहीं 5th वैल्यू इंटर करेगा, ठीक है, 5th वैल्यू, फर्स्ट टाइम पे उसने 1 वैल्यू इंटर की, सेकंड टाइम पे उसने 2 वैल्यू इंटर की, थर्ड टाइम पे उसने 3 वैल्यू इंटर की, फोर्थ टाइम पे उसने 4 वैल्यू इंटर की, तो लूप यहाँ तक चलेगा। जब 5th टाइम पे वो अगर 5th वैल्यू इंटर कर देता है तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हम लिखा कि वो 4 वैल्यू से लेस देन है, यानी कि वो 4 टाइम ही चले। अगर 4 वैल्यू को इक्वल में कर दूंगा तो 5th टाइम भी चलेगा, क्योंकि जो लूप के लिए जो वैल्यू 4 है, वो लूप जो वैल्यू हमारे लिए 4 है वो लूप के लिए 5 है, क्योंकि लूप 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि वो 4 टाइम तक चले, 4 टाइम ज़्यादा नहीं चले, यानी कि अगर वो 4 की वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू इंसर्ट करता है तो वो लूप रुक जाए, लूप नहीं चले, कोई आंसर उसको ना दे, उसको आंसर ये दे दे बस कि इनवैलिड चॉइस। तो इस लूप यहाँ पे कंडीशन इसलिए लिखी कि इस लूप को कहाँ तक हमने चलाना है, उसके लिए हमने कंडीशन लिखी। और लूप ये डू वाइल 0 से स्टार्ट होगा और रिटर्न 0। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा लेता हूँ
और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले इसको रन करा लेते हैं। टेस्टिंग नाम रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे रखता हूँ 555। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है कि डिस्प्ले हमने डिक्लेयर नहीं किया। डिस्प्ले बिल्कुल डिक्लेयर किया है हमने यहाँ पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम है, ये कर्ली ब्रेसेस और ये एक आनी है, ठीक है। एक आएगी, ये दो आएंगी केस की, ये दो केस की आ गई, दो केस की आ गई, दो केस की आ गई, डिफ़ॉल्ट में दो आ गई, और ये स्विच की आ गई, ठीक है। स्विच की आ गई। स्विच के आने के बाद फिर 2 की भी आई, 2 की भी आई है, यहाँ पर 2 की भी आई, 2 की आ गई। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, हाँ हाँ, स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ तक डिस्प्ले की स्पेलिंग हमने सही लिखी है, लेकिन वहाँ हमने डिस्प्ले की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी। फंक्शन जब डिफाइन फंक्शन बना तो वहाँ रॉन्ग कर दी, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले लिख दिया है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, यहाँ डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले है। अब सही हो गई ये देखिए। आप देखिए यहाँ पे आ गया कि आप इंटर करो कि आप कौन सी चॉइस इंटर करो। मैंने कहा मैंने वैल्यू इंसर्ट कराएं, तो इंसर्ट के लिए क्या बोल रहे हैं कि इंसर्ट के लिए आपको जो है वो चॉइस 1 इंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ 1 इंटर करता हूँ, तो कहते हैं कि आप जो है एलिमेंट इंटर कराओ जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब मैं 9 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि 9 इंसर्ट हो चुका। अब आपने बोला इंटर ऑफ योर चॉइस, मैंने कहा 2 चॉइस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जो वैल्यू आप इंसर्ट कराओगे उस वैल्यू को या तो आप रिमूव करा सकते हो, या तो आप जो है उसको डिस्प्ले करा सकते हो। अगर आपने रिमूव करा दी तो वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि वो रिमूव जब हो जाएगी तो क्यू, जब वो वैल्यू जो आपने इंसर्ट कराई है क्यू में, अगर वो रिमूव हो जाएगी तो क्यू एम्प्टी हो जाएगा। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो फिर आप जब डिस्प्ले कराने जाओगे उस वैल्यू को तो वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि क्यू जो है एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टू ऑप्शन यूज़ करता हूँ। 2 ऑप्शन किस लिए? रिमूव कराने के लिए वैल्यू क्यू से। तो 2 ऑप्शन मैंने यहाँ यूज़ किया। तो कहता है कि क्यू इज़ एम्प्टी। टू मैंने रिमूव कराया तो वहाँ पे ऑप्शन आया कि क्यू इज़ एम्प्टी। क्यू इज़ एम्प्टी नहीं आना चाहिए था,
दोबारा टू इंटर करना। यहाँ पे कुछ हमने गलती की है, क्यों इस एम्पटी नहीं आएगा। कंडीशन मैंने गलत तो नहीं लिखी थी, देखता हूँ। हाँ, ग्रेटर देन रियल आया था, इक्वल टू रियल नहीं आना था। ये देखें, यहाँ पे हमने इक्वल टू रियल नहीं, ग्रेटर देन रियल, यानी कि हमने ये इनक्यू को क्या है कि अगर फ्रंट -1 के इक्वल है, ठीक है, अगर फ्रंट ग्रेटर देन रियल है, ठीक है, तो यहाँ फ्रंट जो है वो -1 के इक्वल है, लेकिन रियल के ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। फ्रेंड एक चीज़ याद रखना, मेरी दोनों स्टेटमेंट जो मैंने आपको कही कि फंक्शन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप एक चीज़ याद रखना, आप इस बेस पे नहीं पढ़ेंगे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेट करता है या नहीं करता। आप इस बेस पे नहीं पढ़ें, इस बेस को छोड़ दें, जाने दें। हमारा काम क्या है, हमने ये देखना है, बस एक चीज़ को याद रखें कि अगर मुझे भी अभी इसमें प्रॉब्लम हुई है, तो अभी आपके सामने ये प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी आया है। वो सलूशन ये है कि अगर आप एक फंक्शन में एरे में वैल्यू स्टोर करा देते हैं, जैसे कि यहाँ इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन में मैंने वैल्यू एरे में स्टोर करा दी। किस एरे में स्टोर कराई? क्यू एरे में क्यू एरे में यूज़र ने जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो वैल्यू पुट की, वो वैल्यू VL वेरिएबल में इंसर्ट हुई, और उस VL वेरिएबल में इंसर्ट होने के बाद उस वैल्यू को मैंने क्यू एरे में डाल दिया। तो अगर आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हो, और अगर आप उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में एरे में वैल्यू पुट कर देते हो, एरे में नहीं, क्यू में यहाँ हम क्यू की बात कर रहे हैं, वो भी एरे ही एक तरह से, क्यू में अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो, तो फिर क्या होगा कि आप उस क्यू को जिस फंक्शन में आगे कॉल करोगे, जिस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आगे कॉल करोगे, तो वो वैल्यू भी उसमें वो मौजूद होगी, ठीक है, इसलिए वो वैल्यू इसमें मौजूद होगी। इसलिए जब हमने ये जो इंसर्ट करने के बाद क्यू एरे में हमने वो वैल्यू इंसर्ट करने के बाद, जब क्यू में जब हम वैल्यू इंसर्ट करने के बाद जब हमने इन क्यू फंक्शन बनाया, तो इन क्यू फंक्शन में जब हमने उसको कॉल किया उस वैल्यू को, तो वो वैल्यू आई, वो वैल्यू दोबारा हमारे सामने आई, ठीक है, वो वैल्यू रिमूव होती हुई नज़र आई हमें, वो रिमूव हुई और वैल्यू हमारे फ्रंट पे आई, यानी आउटपुट में वो शो हुई। इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने अगर ये जो वैल्यू हमने इंसर्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन में जो हमने क्यू में वैल्यू डाली है, वो वैल्यू अगर दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमने इन क्यू के नाम से बनाया उसमें शो हो रही है, ठीक है, उसमें शो हो रही है, उसमें वो वैल्यू आ रही है प्रोग्राम के रन टाइम पे, यानी यानी कि जो हमने क्यू एरे यूज़ किया, जो क्यू यूज़ किया उसमें हमने जो वैल्यू स्टोर कराई, उसी क्यू को हमने दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कॉल किया। जब दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कॉल करने के बाद जब हमने प्रोग्राम को रन कराया, तो वो फंक्शन में
जो दूसरा फंक्शन था यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो वही वैल्यू शो कर रहा था जो वैल्यू हमने पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्यू में पुट कराई थी। तो यहाँ पे सिंपल 100 बातों की एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी आप किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में एरे में कोई वैल्यू स्टोर कराते हो, तो सॉरी क्यू में कोई वैल्यू स्टोर कराते हो किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, तो उस स्टोर्ड वैल्यू को आप जो है दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इन क्यू में भी मैंने यूज़ किया क्यू को यूज़ किया, और डिस्प्ले में मैंने क्यू को यूज़ किया यानी कि उस वैल्यू को यूज़ किया। तो वो वैल्यू मैंने इंसर्ट जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया तो उसमें पुट करवा दी थी, और उसके बाद मैंने उसको डिस्प्ले यूज़र डिफाइंड फंक्शन में भी यूज़ किया और इन क्यू यूज़र डिफाइंड फंक्शन में भी यूज़ किया। तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। बाकी रह गई कंडीशन की बात, तो कंडीशन कभी भी रिलेट नहीं करेगी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन की कंडीशन दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन की कंडीशन से कभी रिलेट नहीं करेगी। यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, ये कंडीशन ट्रू है। फ्रंट ग्रेटर देन रेयर है, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि फ्रंट और रेयर हमने दोनों -1 के इक्वल किए हुए हैं। यहाँ पे दोनों -1 के इक्वल किए हुए, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रंट इज इक्वल टू रियल तो हो सकता है, लेकिन फ्रंट ग्रेटर देन रियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, और क्यू जो है वो एम्पटी, जब उसने ये चेक किया तो क्यू था एम्पटी था। ठीक है, क्यू इसका मतलब एम्पटी, जब ये सेटिस्फाई हुई कंडीशन, तो हमने क्यू एम्पटी, तब फिर यहाँ पे वो यहाँ पे आया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्यू एम्पटी नहीं था। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसने देखा कि क्यू एम्पटी है या नहीं है, तो जब देखा तो चेक किया तो क्यू एम्पटी नहीं था। ठीक है, क्यू एम्पटी नहीं था। अगर इस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हुई कि ये कंडीशन रॉन्ग थी, या सिंपल आप देख उसकी कंडीशंस भी एक दूसरे से रिलेट करती हैं, बिल्कुल करती है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया, एक फंक्शन की कंडीशंस भी दूसरे फंक्शन से रिलेट करती हैं, एक फंक्शन की कंडीशंस भी दूसरे फंक्शन से रिलेट करती है। किस तरह रिलेट करती है कि देखिए यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, ना फ्रंट -1 के इक्वल है, ना फ्रंट रेयर से ग्रेटर देन है। फ्रंट तो 0 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट तो 0 पोजीशन पे हम ले आए थे ना, फ्रंट को यहाँ पे हम फ्रंट को और रेयर को 0 पोजीशन पे ले आए थे इंसर्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। तो यहाँ पे फ्रंट जो है ना तो -1 के इक्वल है, ना फ्रंट ग्रेटर देन रेयर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हो सकती। जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो तो जो इफ़ वाला पोर्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा और अब एल्स वाला पोर्शन चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे हमें ये पता चला कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन से रिलेट करता है, चाहे आप कंडीशंस की बेस पे बोलो, यहाँ उसकी एरे में जो वैल्यू स्टोर कराई किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, उसको अगर आप दूसरे यानी कि क्यू में जो आपने वैल्यू स्टोर कराई किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, आप उसको दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो रिलेशन होता है, ये याद रखना, रिलेट करता है। और यहाँ पे कंडीशन देखिए, जो हमने कंडीशन लिखी फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, फ्रंट तो इज इक्वल टू -1 नहीं है, फ्रंट तो इज इक्वल टू -1 नहीं है, क्योंकि फ्रंट तो हम 0 पोजीशन पे ले आए थे। यहाँ पे फ्रंट को हम इंसर्ट फंक्शन में, ये जो इंसर्ट फंक्शन है इसमें हम फ्रंट को और रेयर को 0 पोजीशन पे ले आए थे। तो फ्रंट और रेयर इक्वल है, लेकिन फ्रंट -1 के इक्वल नहीं है, फ्रंट और रेयर आपस में इक्वल है। तो फ्रंट इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, क्योंकि फ्रंट तो इज इक्वल टू 0 है, -1 के इक्वल नहीं है। तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं आएगी। क्या स्टेटमेंट आएगी, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट होगी। सही है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन से आपस में रिलेट करते हैं। पहले मैं कहता रहा करते हैं नहीं करते, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही, अब मुझे समझ आ गई, क्योंकि कंडीशन को मैं देखा तो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं।
और फ्रंट इज इक्वल टू -1 नहीं है, तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू -1 नहीं है और ना ही फ्रंट ग्रेटर देन रेयर है, तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है, सिंपल। तो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रंट को लेस देन फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू रेयर कर दिया था, गलत कर दिया था। अगर हम फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू रेयर कर देंगे तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट इक्वल टू रेयर है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। रेयर कैसे, कि यहाँ पे अपने फ्रंट को इक्वल टू रेयर कर दिया, यहाँ पे अपने फ्रंट -1 पोजीशन पे था उसको भी 0 पोजीशन पे ले आए, और रेयर जो -1 पोजीशन पे था उसको भी 0 पोजीशन वाले जंग पे ले आए, दोनों को ले आए तो वो इक्वल है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये सेटिस्फाई होगी तो फिर ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट शो हो रही थी। अगर आप चाहते हो ये स्टेटमेंट शो ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू नहीं हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब जब हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो हमने कहा इंटर द चॉइस, यूज़र से पूछा, यूज़र ने कहा मैं 1 चॉइस इंटर करता हूँ, हमने कहा इंटर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एलिमेंट आप इंसर्ट करा रहे हो उसको या तो आप डिस्प्ले करा सकते हो या तो आप रिमूव करा सकते हो। एक टाइम पे एक काम कर सकते हो। अगर आप रिमूव करा रहे हो तो आप डिस्प्ले नहीं करा सकते, अगर आप डिस्प्ले करा रहे हो तो आप रिमूव, हाँ ये चीज़ याद रखो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक वैल्यू इंटर की 9, अब वो कहता है चॉइस 2 क्या है कि आप जो है चॉइस 2 क्या, अगर आप रिमूव कराना चाहते हो वही वैल्यू जो मैंने 9 इंटर की, जो यूज़र ने इंटर की है, यूज़र ने जो इंसर्ट की है वो यूज़र रिमूव कराना चाहते हैं, यूज़र क्या करें 2 इंटर करें, 2 चॉइस सेलेक्ट करें, तो वो यहाँ आ जाएगा द डिलीट वैल्यू इस 9, यानी कि 9 वैल्यू अब निकल चुकी है। अब अगर हम डिस्प्ले कराना चाहिए उसी वैल्यू को जो 9 को, तो डिस्प्ले नहीं होगी। द एलिमेंट ऑफ क्यू इस आ गया लेकिन डिस्प्ले नहीं हुई। डिस्प्ले क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो वैल्यू रिमूव हो चुकी है, वो वैल्यू यहाँ से रिमूव हो चुकी है। जब हमने 2 पुट करके रिमूव करा दिए तो 3 पुट करके वो डिस्प्ले नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि क्या जो हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो डिस्प्ले होने के बाद डिलीट हो सकती है। तो यहाँ पे हम दोबारा 1 इंटर करते हैं और एक वैल्यू देते हैं 8, सॉरी इंटरव्यू चॉइस था। अब दोबारा हम यहाँ पे 1 इंटर करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, फिर 1 इंटर करते हैं। अच्छा फ्रेंड यहाँ पे देखें एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने ये कंडीशन लिख दी ना, ये कंडीशन लिख दी CH = 4, तो अब CH जो है वो 4 टाइम ही चलेगा, 4 टाइम से ज़्यादा CH नहीं चल सकता, ये चीज़ याद रखना। CH 4 टाइम्स ही चलेगा, 4 टाइम से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से CH 4 टाइम चल रहा है। हमने क्या इंटरव्यू चॉइस, हमने कहा 1, एक टाइम चला, एक टाइम पे उससे वैल्यू स्टोर, दूसरे टाइम चला, दूसरे टाइम पे हमने कहा डिस्प्ले करो, हमने कहा वो वैल्यू डिस्प्ले करो 3, उससे डिस्प्ले करा, तीसरे टाइम हमने कहा वो वैल्यू रिमूव कर दो, तो 2, तो उससे रिमूव कर दिया। अब कितने टाइम चला, चौथे टाइम हमने कहा चौथे टाइम भी चलेगा, हम लिखते हैं 1, नहीं चलेगा, चौथे टाइम नहीं चलेगा। कितने टाइम चला फ्रेंड, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम चला, सेकंड टाइम चला, ठीक है, मतलब ये 4 टाइम चलेगा।
4 टाइम चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा, कि मतलब आपको ये वीडियोस नहीं देगा, वर्क नहीं करेगा। 4 टाइम तक वर्क करेगा, उसके बाद तक वर्क नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे कितना टाइम चला, यहाँ पे फर्स्ट टाइम चला, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम चला, चॉइस ले ली उसने, फिर इंटर दैट यू वांट टू इंसर्ट 8, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ, तो ये 4 टाइम चलेगा। एक फर्स्ट टाइम पे उसने चॉइस इंटर यूज़र से मांगी, चॉइस की, तो उसने फिर कहा कि आप ये ऐड करा दो, इंटर करा दो, वो इंटर हो गए। सेकंड टाइम यानी कि 3 टाइम्स चलेगा ये, 4 टाइम्स भी नहीं चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। देखो यहाँ पे, बल्कि आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ओवर इंस्टेंट करता हूँ। देखो अब इनवैलिड चॉइस की ऑप्शन निकल रहा है, क्या मतलब है कि ये 3 टाइम्स चलेगा, ये भी 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे डू वाइल लूप जो है, डू वाइल लूप स्टार्ट 1 से ही होगा, और डू वाइल लूप 3 टाइम्स चलेगा, 3 फंक्शंस के लिए चलेगा बस, इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले के लिए। ये कंडीशन ये बता रही है कि यो अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूँ, अब ये 4 टाइम चलेगा, इंटर चॉइस 1 8, अब ये 4 टाइम नहीं चलेगा, अब ये सिर्फ 1 टाइम चलेगा। क्यों? कि मैंने 4 की इक्वल कर दिया। मैं नॉट इक्वल टू 4 करता हूँ तो फिर क्या होगा कि ये 3 टाइम चल जाएगा, 3 टाइम चल जाएगा। नॉट इक्वल टू 4 करता हूँ, 3 टाइम चलेगा, यानी 1 2 3। अगर आप इधर कर दो नॉट इक्वल टू 5 तो ये 4 टाइम चलेगा। ठीक है, मैंने 2 किया, द डिलीट एलिमेंट इस, अब 3 किया, एलिमेंट डिलीट हो चुका है। अब मैंने दोबारा 1 किया तो चल इसको कट करके देखते हैं कि क्या चलता है या नहीं चलता। कट नहीं कर सकते ना, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें कोई ना कोई कंडीशन लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि CH अच्छा हाँ, अगर इधर आप CH नॉट इक्वल टू आपने अगर इधर CH नॉट इक्वल टू 4 लिख दिया, अगर आप CH नॉट इक्वल टू 5 भी लिखो या CH नॉट इक्वल टू 6 भी लिखो, ये लूप चलना 3 टाइम्स ही है। क्यों? क्योंकि 4 टाइम पे आके इनवैलिड आ रहा है, 4 टाइम पे आके, हाँ 4 टाइम पे ये एग्ज़िट हो रहा है, 4 टाइम पे ये लूप एग्ज़िट हो रहा है। ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने लिखा 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो वाइल तो हमने यूज़ करने की स्ट्रक्चर है, अगर वाइल को यूज़ नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम रन भी नहीं होता। ठीक है, तो वो तो यूज़ करना है, लेकिन कंडीशन आपकी ना भी लिखो ना, सी इज़ नॉट इक्वल टू 4, अगर आप ये कंडीशन ना भी लिखो ना, तो फिर भी आपका लूप जो है वो 3 टाइम से चलेगा। तो यहाँ 5 लिख दे दो दोबारा, ठीक है 5 लिख दो,
सॉरी यहाँ कर ली पेंसिल में। चॉइस 1 एंटर की, 8, 3 डिस्प्ले, 2 डिलीट, 1 नहीं। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। ठीक है, तो कितने टाइम चल रहा है? ये जो वर्क कर रहा है वो 3 टाइम्स कर रहा है। वैसे तो ऐसे तो बहुत बार चल रहा है, लेकिन जो वर्क कर रहा है वो सिर्फ 3 टाइम्स कर रहा है। तो यानी ये वर्क कितना करेगा? 3 टाइम्स ही करेगा। ये डिस्प्ले कराई, फिर उसने डिलीट करा दिया, उसके बाद ये वर्क नहीं कर रहा, इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो 3 टाइम्स ही वर्क करेगा। ठीक है, और चाहे हम 5 लिखें या चाहे हम 4 लिखें, चाहे हम 3 लिखें, वर्क से 3 टाइम्स ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम पे हमने इसको एग्जिट करा दिया, लूप को ख़त्म कर दिया। कैसेस के जरिए हमने लूप को एग्जिट करा दिया, लूप को टर्न। तो लूप 3 टाइम से चलेगा। 3 टाइम में हमने वीडियो स्टोर कराएँ तो कराए, नहीं कराएँ तो आप छोड़। ठीक है, 3 टाइम चलेगा। चौथे टाइम पे हमने इसको एग्जिट करा दिया, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ 4 लिखें, 5 लिखें, जो लिखें आपकी मर्ज़ी है, फ़ायदा कुछ नहीं। तो 4 ही लिख लें, 4 ही सही। जितने केसेस बनेंगे ना, और जिस केस में एग्जिट आएगा, बस उस केस में ही, जिस केस में हमने एग्जिट लिख दिया, उसी केस में जो है काम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ रखना, जितने केसेस बनेंगे उस वाइल, अगर डू वाइल लूप यूज़ करें तो वाइल में हम कंडीशन लगते हैं। तो ये बाकी इसके बारे में आप खुद समझ लेना। ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, इस पर अब मैं ज़्यादा बेस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे खुद ये समझ नहीं आया कि ये क्यों रखा गया। ठीक है, ये मुझे खुद समझ नहीं आया कि भाई यहाँ पे ये ch नॉट इक्वल टू ये क्यों रखा है, ये क्यों रखा है, कंडीशन क्यों लगाई है, किस वजह से, मुझे समझ नहीं आया। आप ये खुद समझ लेना। बाकी प्रोग्राम मैंने बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जो मैं कंडीशन चेंज कर रहा था, तजुर्बे कर रहा था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। अगर आपको समझ आ जाए तो आप कमेंट में मुझे समझा देना, या कोई वीडियो बना के मुझे बता देना लिंक पे, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, अल्लाह।